जी सर। आवाज सर। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आपकी आवाज सर आ रही है सर। फिर शुरू किया जाए। हाँ बिल्कुल, सर भी आ चुके हैं। जी सर। कुछ देर और प्रतीक्षा कर लीजिए, एक दो लोग और पैनल के लोग जुड़ रहे हैं। जी जी। जी सर। जी सर। सर आ गए हैं ऋषि? जी सर, सर आ गए हैं। तो हम सर, लोग हाँ बिल्कुल हाँ सर, शुरू करें सर। पैनल के भी सभी लोग लगभग लोग आ लगभग गए जो हैं। मुख्य लोग हैं, जी सर, लगभग लगभग लोग जुड़ चुके हैं। इसका अनंत सर सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी प्रयागराज से लोक पहल के इस साप्ताहिक कार्यक्रम का संचालन करता हूं और लोक पहल का एक कार्यकर्ता हूं। सर, मैं लोक पहल के विषय में बताऊं आपसे कि लोक पहल संघ के स्वयंसेवकों का ही एक की सकारात्मक हस्तक्षेप है और पहल है। इसका उद्देश्य है पूज्य योगी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और सत्ता प्रतिष्ठान में जनता की आवाज को ले जाना। तो यह सत्ता प्रतिष्ठान और जनता के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। हमारे लोक पहल के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर BL आर्या सर हैं, जो संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, जिनकी संघायु 50 वर्ष से अधिक है। इसका संयोजन करते हैं प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टर VK सिंह, जो स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी क्षेत्र के विचार प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख भी है। इसी प्रकार इसका मीडिया और महत्वपूर्ण प्रभार देखते हैं डॉक्टर आलोक चौहान, जो मेरठ अभियांत्रिकी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। इसके अनन्य कर्ता के रूप में डॉक्टर संतोष सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉक्टर अविनाश पार्थीकर सर, जो प्रबंधन के प्रोफेसर हैं, पूर्वांचल वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के। इसी प्रकार अन्य स्वयंसेवकों के इसमें प्रोफेसर नरेंद्र कुमार सिंह गौर, जो इसके संरक्षक मंडल में सम्मिलित हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, प्रयाग विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूज्य रज्जू भैया के परम शिष्यों में से एक थे। प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। ऐसे लोग इस संरक्षक मंडल में हैं और हमारा मुख्य कार्य है पूज्य योगी जी के सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नीतियों को जन जन तक ले जाना, उनके प्रशासनिक कृतित्व को प्रचारित और प्रसारित करना। क्योंकि यह कालखंड एक संक्रमण का कालखंड है और उसमें एक नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है। नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व मिला है सदियों के बाद, जो हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर रहा है। और सर हमारे बीच आए हैं और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। आपको जो भी पत्रकारिता से, मैं तो राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी और प्रोफेसर हूं, तो आपके नाम से मैं परिचित हूं। और सर मैं बता दूं, मैंने भी जर्नलिज्म का कोर्स किया था और कुछ अध्यापन जीवन में ही मैं दिल्ली का प्रवास था, तो उस समय थोड़ी मोड़ी पत्रकारिता हो जाती थी। तो सर आपका स्वनाम धन्य, हम लोग सब जानते हैं आपको। हम लोगों को आप जाने या ना जाने, आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है।
और आपने एक अद्भुत विषय सांस्कृतिक नवोत्थान का प्रदेश उत्तर प्रदेश, यह जो विचार विन्यास है, जो आज का विषय है, वह अपने आप में आपके अद्भुत व्यक्तित्व, कृतित्व और विद्वत्ता को प्रदर्शित करता है। यह विषय जो आपने विषय का जो शीर्षक दिया है, यह भारत की सांस्कृतिक जागरण, नव स्पंदन, और कोई भी संस्कृति, कोई भी देश अपना उत्थान तब करता है, देश का स्वर्ण काल तब आया है जब संस्कृति, सत्ता और समाज एक संरेख में रहा है। संस्कृति को समझना कोई साधारण खेल नहीं है। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि हे भारत माता, तुम अगर कहीं हो, और कहा करते थे कि लोहिया कहा करते थे मैं नास्तिक हूं, लेकिन कहते थे कि हे भारत माता, अगर तुम कहीं हो तो मुझे राम की मर्यादा दो, मुझे कृष्ण का विवेक दो और शंकर का मानस दो। और कहा करते थे कि राम, कृष्ण और शिव के बिना इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि यही देश का सांस्कृतिक आधार है। वो वाल्मीकि की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो ये सांस्कृतिक उद्धार, संस्कृति किसी राष्ट्र का प्राण वायु है। अगर वो कभी भी सुसुप्ता अवस्था में चली जाती है, या सांस्कृतिक हमारा विचार दर्शन कमजोर होता है, तो हम कमजोर हो जाते हैं। राष्ट्र में किसी प्रकार की चेतना नहीं, हम अवचेतन में चले जाते हैं। और जब जब राष्ट्र का सांस्कृतिक जागरण होता है, जब जब सांस्कृतिक जागरण होता है, तो हमें स्पंदन होता है और हम अनेक प्रकार की विकृतियों से, वैचारिक विकृतियों से लड़ने में सक्षम होते हैं। और तारों के मध्य, सूरज के अस्त होने के बाद भी चंद्रमा के मध्य, तारों के मध्य हम अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं। ये सांस्कृतिक है, ये संस्कृति की सामर्थ्य शक्ति है। और उसी में सांस्कृतिक नवोत्थान की आवश्यकता तब होती है क्योंकि हमारे दर्शन में ऋग्वेद की ऋचा ही है, चरय वेति चरय, सेल आन सेला, निरंतर गति की ओर। और हम अगर कहीं भी चेतना विलुप्त होती है तो यह ईश्वर को भी छोड़ने वाले नहीं। गीत वो दुर्गा सप्तशती में अध्याय 5 में, या देवी सर्वभूतेषु चेतना विद्यते नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो ये चैतन्य जब जब विलुप्त हुआ है, उसके नवोत्थान की आवश्यकता होती है। और उसी विषय पर आज की बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, इसकी जो भारत के भारतीयता पर और भारतीय जनमानस के चेतना पर जो धुंध छाया हुआ है, उसको छांटने और मिटाने का काम करने के लिए आज इस विषय पर अपने अद्भुत पाठ्य के लिए हम सब आमंत्रित किए हैं श्रीमान अनंत विजय सर को, जिनका मैंने बहुत पहले सुना था। आज से 10 वर्ष पहले सर को मैं सुन चुका, और आज सौभाग्य है आमने सामने सुनने का। और ये सर, मैं आपको बताऊं, ये बहुत छोटा सा मंच जिसमें पैनल के लोग और लोक पहल के लोग होते हैं, लेकिन इसको विभिन्न सोशल मीडिया पर हम प्रसारित करते हैं, ऊपर ट्विटर पर, फेसबुक पर और अपने यूट्यूब चैनल पर, और लाखों की संख्या में हम पहुंचते हैं। इसीलिए पहुंचते हैं कि हम सांस्कृतिक नवोत्थान कर सके। और सर, आज आपका पाठ्य प्राप्त होगा, इससे निश्चित रूप से हम हजारों लाखों के बीच इस सांस्कृतिक स्पंदन को, इस वैचारिक वितान को हम प्रसारित करने में सफल होंगे, इस प्रत्याशा में संशय नहीं है। लोक पहल की एक परंपरा है कि हम अपने अतीत का परिचय कराते हैं, और इस क्रम में मैं अपने अनन्य, बहुत ही छोटे और मेरे प्रिय डॉक्टर ऋषिकेश को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सर का विधिवत परिचय प्रस्तुत करें। डॉक्टर ऋषिकेश। बहुत बहुत आभार सर, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। जैसा कि सर ने लोक पहल का परिचय बहुत अच्छी तरीके से दे ही दिया है, तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले लोक पहल मंच के इस ऑनलाइन रविवारी परिचर्चा माला में, इस आभासी कार्यक्रम में इस मंच से जुड़े और आने वाले समय में इसको देखने वाले सभी अपने श्रोताओं को मैं लोक पहल मंच की तरफ से और अपनी तरफ से सादर प्रणाम और सादर नमन जो है प्रकट करता हूं। साथ साथ में, जैसा कि इस परिचय सत्र के 3 अहम हिस्से होते हैं। सबसे पहला
जिसमें कि लोक पहल का परिचय जो कि सर ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े विधिवत तरीके से दे दिया है। दूसरा विषय का संक्षिप्त परिचय और तीसरा अतिथि वक्ता का परिचय, जिसमें कि अगर संक्षिप्त विषय प्रस्तावना की अगर बात करें तो सर ने काफी सारी बातें तो रख दी हैं। इसमें कुछ 2-4 बातें मैं रख करके अतिथि परिचय पर मैं आना चाहूंगा कि भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। उतज की भांति इसकी जो जीवनी शक्ति है वो प्रबल है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम का उद्घोष इसका ध्येय वाक्य है। हमारी संस्कृति के प्रमुख घटक हैं धर्म, आध्यात्म, वन, पर्वत, नदियां, देवालय, आश्रम, तपस्थली, शास्त्र, आचार्य मत या उनकी वाणी, संत भक्त आदि। ये मजहबी कट्टरता से नहीं बल्कि उदारता के आशों से बना हुआ है। इसका प्रमाण है कि इस पर हजारों वर्षों से आक्रमण होते रहे, पर यह ज्यों काटो त्यों लहलही जैसी अमर्त्य बनी रही। इसका निर्माण हजारों वर्षों से वैदिक ऋषियों के अकथ तप का फलीभूत है। इस कारण ही ये संस्कृति अमिट रही है। लेकिन दूसरी ओर सदियों से इस महामना संस्कृति पर विदेशी आतताइयों एवं कट्टर मजहबी आक्रांताओं द्वारा इसका स्वरूप विकृत करने का हर संभव प्रयास किया गया। कभी मंदिर तोड़े गए, कभी धर्म ग्रंथ जलाए गए और कुछ न मिला तो स्थानों के नाम बदले गए। इस कुत्सित प्रयासों का एक महनीय मंतव्य सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर सांस्कृतिक अस्मिता को विस्मृत कर समाप्त करना भर था। किंतु इस अक्षय संस्कृति की, जैसा कि सर ने कहा कि पाचन शक्ति बड़ी ही मजबूत है। इसमें सब कुछ आसानी से पच एवं खप जाता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बदलाव के मोड़ पर यह सांस्कृतिक परिवर्तन जो है वो खड़ा है। कीर्तिशाली प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संस्कृति पर पड़ी इस कुहेलिका को हटाने एवं संस्कृति के महिमा मंडित अतीत के गौरवशाली पक्ष के मौलिक स्वरूप को पुनर्स्थापित करने का जो एक भगीरथ प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए ये कहा जा सकता है कि संस्कृति निर्माण या पुनरुत्थान की यह प्रक्रिया जो कि हिमालय के निर्माण की तरह सहने सहने चल रही है, इसमें कुछ दशकों में जो कार्यक्रम जो काम किए गए वो भले से कम हों, लेकिन ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ मंदिर के ललाम रूप का जीर्णोद्धार, विंध्याचल कॉरिडोर की स्थापना, भव्य कुंभ एवं दिव्य कुंभ का आयोजन, इसके साथ साथ राम वन गमन मार्ग, श्रृंगवेरपुर, कीनाराम स्थल, निषाद राज मंदिर आदि का जीर्णोद्धार, राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय एवं आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे भगीरथ कार्य न केवल सांस्कृतिक नवोत्थान में एक महत्वपूर्ण आहुति की तरह है, बल्कि इसे संस्कृति के पुनरोदय का भी काल कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एक संक्षिप्त विषय की प्रस्तावना के बाद अगर इसी कड़ी में आज के अतिथि वक्ता के परिचय के रूप में मैं थोड़ा सा परिचय सर का प्रस्तुत करूं। जैसा सर ने कह दिया, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस बात के कहने में कि आज के अतिथि वक्ता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सर की मीडिया मंचों पर लेखन के क्षेत्र में जो उपस्थिति है, सक्रियता है, मुखरता है और उसके साथ साथ समसामयिक स्थितियों पर जो सर की गंभीर सूक्ष्म जो विवेचकी टिप्पणियां होती हैं वो सर्व ध्यानाकर्षण योग्य होती हैं। फिर भी इस परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं अपने सभी दर्शकों को बताता चलूं कि आज के अतिथि वक्ता अनंत विजय सर का जो जन्म है वो बिहार में हुआ है। बिहार के मालपुर। सर आलोचना, कला, संस्कृति, फिल्म और राजनीति क्षेत्र के आधिकारिक विद्वान एवं मर्मज्ञ हैं। इसके साथ साथ सर की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां आलोचना के क्षेत्र में मार्क्सवाद का अर्धसत्य, विधाओं का विन्यास, प्रसंगवश, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कोलाहल कलह में, बॉलीवुड सेल्फी फिल्म जगत के क्षेत्र में, एवं इसके साथ साथ कुछ अन्य कृतियां जिनकी बड़ी चर्चा रही, जिसमें अमेठी संग्राम, लोकतंत्र की कसौटी, परिवर्तन की ओर। इसके अलावा सर संपादक पुस्तकें जिसमें कोलाहल में कविता, मेरे पत्र, कहानी, 21वीं सदी की 21 कहानियां जैसी प्रमुख कृतियां रही हैं। सर के इस महनीय कार्यों के लिए सर को कई सारे सम्मान जो है वो दिए गए हैं, जिनमें कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण कमल, महाराणा मेवाड़ सम्मान एवं डॉक्टर फादर कामिल बुल्के सम्मान बिहार सरकार। सर न केवल वरिष्ठ पत्रकार हैं बल्कि दैनिक जागरण के संपादकीय अनुभाग में उप संपादक के तौर पर सर के तमाम संपादकीय कार्यों को हम
दैनिक जागरण के संपादकीय में पढ़ सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले सर ने आलोचना के ऊपर, हिंदी आलोचना के ऊपर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संपादकीय लेख लिखा था। तो ऐसी विभूति को आज अपने मंच पर आमंत्रित करके लोकपहल अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और सर, एक बार आपका बड़े हृदय से आभार कि आपने हमारे सादर आमंत्रण को बड़े सहर्ष स्वीकार किया। तो बहुत अधिक देर न करते हुए आज के प्रमुख विषय सांस्कृतिक नवोत्थान का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जो कि आपके रुचि का विषय भी है, इस पर आपके पाथेय के लिए आपको पुनः एक बार विधिवत आमंत्रित करने के लिए मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर के पास चलूंगा। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि। आज एक असाधारण जीवन शैली का प्रेरक व्यक्तित्व हम लोगों के सामने लोकमंच पर है। संस्कृति के दो रूप होते हैं, एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है, और एक सजग पत्रकार जो नारद की परंपरा का है, वही संस्कृति की सूक्ष्मता और इसकी स्थूलता की कड़ियों को जोड़ सकता है। और आप में अद्भुत सामर्थ्य है, हम सभी जानते हैं। आपने परिचय भी दिया, लेकिन वो परिचय में समाने वाला व्यक्तित्व नहीं, अद्भुत है। और ऐसे व्यक्तित्व रहेंगे तभी देश की संस्कृति और सभ्यता क्या निर्वचन होगा, और चेतना पर अनेक प्रकार के की जो धुंध जमी हुई है उसका समापन होगा, समाहार होगा। मैं ऐसे यशस्वी अनंत विजय सर को बड़े समादर के साथ आमंत्रित करता हूं कि सर आप लोक मंच के माध्यम से भारत के ऐसे अनेक लोगों के मस्तिष्क को स्पर्श करेंगे और चेतना को नव संचारित करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए बड़ी विनम्रता के साथ मैं अनंत विजय सर को आमंत्रित करता हूं। सर, आप अपना पाथेय प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी और ऋषिकेश जी। आप दोनों ने बहुत उदारता पूर्वक, और क्या कहूँ मैं, आई एम रियली टच्ड। आपने जितनी बातें कही, जितने विशेषणों से मुझे लगाए मेरे नाम के साथ और मेरे व्यक्तित्व के साथ, मैं उतना बड़ा या उतना विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन आप दोनों का आभार कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि लोक पहल के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने मुझे इस विषय पर आमंत्रित किया, जो विषय मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसे मैं हृदय से कोशिश करता हूं कि उसके बारे में बातचीत हो। और ये चूंकि एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपने प्रारंभ में कहा कि उनके काम काज को प्रचारित प्रसारित करने का भी एक उपक्रम है, इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि इस मंच पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, अखिलेश जी और ऋषिकेश जी, आप दोनों आदमी का। और जो अभी जब आपने, ऋषिकेश जी ने मुझे लोक पहल का कार्ड बना के भेजा, तो मैं उसके लोगों को देख रहा था और बहुत ध्यान से लोगों को देख रहा था। तो उसमें एक लोक शब्द ने मुझे ये किया, और जब मैं उसको और थोड़ा सा जूम आउट किया तो मैंने उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है संकल्प, सुशासन, समाधान और समृद्धि। ये 4 शब्द उसमें लिखे हुए हैं लोक पहल में। तो मैंने इस बात से अनुमान लगाया कि लोक पहल इन 4 चीजों के इर्द गिर्द ही अपने क्रियाकलापों को, अपने कार्यविधि को रखता है। तो मैं आज की बात आरंभ करने के लिए मैं उस विषय पर आऊंगा। मुझे 35 मिनट का समय दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा, अनुशासित व्यक्ति हूं, कि उतने में समाप्त कर दूं। लेकिन एक बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी जो मुझे कहना चाहिए, और मैं आप दोनों की अनुमति से ये बात कहना चाहता हूं कि लोक को परिभाषित करने में हमारे समाज में बहुत गलतियां हुई, पूर्व में और अभी भी। और पिछले कई सालों से लोक पर खूब बात होती है, लोक से लेकर लोक नीति तक। और जब हम लोक और लोक नीति की बात करते हैं तो बहुत सारी जो पश्चिमी विचारधारा से आई हुई भ्रांतियां, मैं जानबूझ के ये शब्द उपयोग कर रहा हूं कि, और जब नीति बनती है तो उसको लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी को लोक नीति अनुवाद कर दिया गया है। और ज्यादातर लोग लोक को फोक समझते हैं, अंग्रेजी का फोक जो होता है उसको समझते हैं और उसी को परिभाषित करने में लग जाते हैं।
और मुझे लगता है कि इसमें जो गलती हुई है वो जॉर्ज ग्रियर्सन और क्रिश्चियन जैसे विद्वानों ने जो परिभाषा दी है और जिस तरह से धर्म को रिलीजन समझने की और पंथ निरपेक्षता को सेकुलरिज्म समझने की भूल पूर्व में हुई है, उसी तरह लोग को फोक समझने की भूल लगातार हम करते रहे हैं और उसी भूल के आधार पर पब्लिक पॉलिसी बनती रही है। तो मैं थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहता हूं कि कैसे ये और फोक शब्द सबसे पहले कैसे आया और कैसे उसकी यात्रा यहाँ लोक में हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक नवोत्थान के बारे में बात करेंगे तो लोक को परिभाषित करना और उस दोषपूर्ण परिभाषा को सबसे पहले ठीक करना हम सब का दायित्व है। इस फोक शब्द का सबसे पहले प्रयोग जर्मनी के समाज विज्ञानियों ने किया था और मुझे लगता है कि जब लेजरस और स्टाइनफल ने फोक साइकोलॉजी के नाम से एक पुस्तक लिखी थी और उन्होंने अपनी उस पुस्तक में एक खास जनसमूह को फोक से जोड़कर देखा था और अमेरिका के विद्वानों ने इस परिभाषा में आगे जाकर उसी जनसमूह की किस्से कहानियों को फोकलोर या फोक सॉन्ग बनाया और उस अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम किया और एक खास समाज को फोकलोर और फोक सॉन्ग से जोड़ने की कल्पना इन्होंने की। और जब लोक से फोक जोड़ा तो जो हमारे वामपंथी मित्र थे उन्होंने इससे फोक को देहाती समाज से जोड़ दिया और देहाती समाज की परिकल्पना की और उसको ही प्रतिपादित करते हुए पीढ़ियों के दिमाग में ये बात कूट कूट कर भर दी। हमने कभी भी रामचंद्र तिवारी या वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जो उन्होंने जो लोक की परिभाषा दी है उसको देखने का प्रयास नहीं किया। वासुदेव शरण अग्रवाल ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है लोक के संबंध में। उन्होंने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए भूभाग पर पनपता हुआ भारतीय समाज ही लोक है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए भूभाग पर पनपता हुआ मानव समाज ही भारतीय लोक है। भारतीय लोक हमारे सुदीर्घ इतिहास का अमृत फल है। जो कुछ हमने सोचा, किया और सहा उसका प्रकट रूप हमारा लोक जीवन है और लोक जो है वो राष्ट्र की अमूल्य निधि है। हमारे इतिहास में जो भी सुंदर तेजस्वी तत्व दिखाई पड़ता है हमारे इतिहास में, वो वाला इतिहास नहीं जो वामपंथियों ने लिखकर हमें बचपन से मुगली घुट्टी की तरह पिलाया, वो नहीं। जो हमारा इतिहास है, जो उसमें जो सुंदर और तेजस्वी तत्व है वह लोक में कहीं ना कहीं सुरक्षित है। हमारी कृषि हो, हमारी अर्थव्यवस्था हो, हमारा ज्ञान हो, हमारा साहित्य हो, हमारा कला के नाना रूप हो, भाषाएं हो, शब्दों के भंडार हो, जीवन के आनंदमय पर्वोत्सव हो, नृत्य, संगीत, कथा, वार्ता, जितनी सारी चीजें, आचार विचार, सभी कुछ में भारतीय लोक आपको दिखाई देगा या ये सारी चीज भारतीय लोक में ओतप्रोत है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है और इससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जो पश्चिमी या जर्मन या वेस्टर्न कंट्रीज के फिलोसोफर्स ने फोक की परिभाषा दी थी, वासुदेव शरण ने भारतीय फोक को जो हमारा लोक है उसके आधार पर जो व्याख्यायित किया है। तो अगर हम फोक और लोक को आमने सामने रखकर देखने का प्रयास करते हैं तो फोक बड़ा छोटा सा दायरा लेता है जबकि लोक का दायरा बहुत बड़ा है। और इसी बड़ेपन को पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी बहुत कायदे से परिभाषित किया। उन्होंने कहा है कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम में नहीं है बल्कि गांवों और नगरों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। ये लोग नगर में परिष्कृत, सुरुचि संपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन जीने के अभ्यस्त होते हैं और परिष्कृत रुचि वाले लोगों की समूची विलासिता और सुकुमारिता को जीवित रखने के लिए
जो भी वस्तुएं आवश्यक होती हैं, जो भी वस्तुएं आवश्यक होती है उनको उत्पन्न करते हैं, उनको उत्पन्न करते हैं। अगर हम इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर एक तीसरे व्यक्ति, तीसरे विद्वान के पास जाते हैं, रामचंद्र तिवारी के पास, तो रामचंद्र तिवारी जी इन दो पूर्व विद्वानों के आधार पर जो परिभाषा देते हैं, परिभाषाओं के आधार पर जो निष्कर्ष देते हैं लोक के संबंध में, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं, रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं, लोक पूरे देश की धरती से जुड़ा हुआ वो जन समुदाय है, पूरे देश की धरती से जुड़ा हुआ वो जन समुदाय है जो पुस्तकीय, वैज्ञानिक और तार्किक ज्ञान से अलग विश्वास केंद्रित, सरल, अकृत्रिम जीवन का अभ्यासी है, और जो पर्व, त्योहार, व्रत, उत्सव, नाटक, संगीत, कथा, वार्ता आदि के माध्यम से न केवल हमारी सौंदर्य चेतना को अभिव्यक्त करता है, बल्कि हमारे जीवन में जो कुछ श्रेष्ठ और वरेण्य है उसका आधार भी लोक में प्रस्तुत होता है। यह लोक ही हमारी अस्मिता और तेजस्विता का मूल उत्स है। अब इन तीनों परिभाषाओं की तुलना अगर हम विदेशी सिद्धांतकारों के लोक की परिभाषा से करते हैं तो उनका लोक बहुत ही संकुचित, बहुत ही हल्का और बहुत ही सतही व्याख्या से लगता है। पर और लगता यह है कि जैसे अमेरिकी विद्वान है एक रेडफील्ड तो यहां तक कह जाते हैं कि एक खास समाज ही फोक समाज है जिनका विकास नहीं हुआ और जहां सभ्यता विकसित नहीं हुई। उनके यहाँ फोक एक ऐसा समाज है जिसकी सभ्यता विकसित नहीं हुई, जबकि हमारे यहाँ का जो लोक है, यहाँ ज्ञान की सारी विधाएं उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, और उसके आधार पर हमारी सभ्यता की निर्मिति होती है, और वो अपन लोक ही हमारी सभ्यता को कंधों पर लेकर चलता है, लोक ही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाता है। इसी तरह से लोक नीति को लेकर भी बहुत गड़बड़ियां हुई, बहुत समस्या हुई, और जब पब्लिक पॉलिसी और लोक नीति को एक बता दिया जाता है ना, तो वो पॉलिसी, तब विदेशी विद्वान कहते हैं कि किसी भी पॉलिसी का निर्माण तभी होता है जब भय उत्पन्न होता है, और किसी भी प्रकार का भय या वातावरण उत्पन्न होता है, समस्या उत्पन्न होती है, तो नीति की आवश्यकता पड़ती है। ये बड़ा ऑर्थोडॉक्स सा, बड़ा पारंपरिक सा पश्चिमी परिभाषा है, और इसके लिए लोग कहते भी हैं, बहुत सारे लोग इसमें तर्क भी देते हैं कि जैसे कोरोना के समय का ही हम अगर कोरोना के कालखंड का लें, तो जब कोरोना की वजह से पूरे देश में तालाबंदी हुई, लॉकडाउन हुआ और आप लोग डर भय से अपने घरों में बंद हो गए, तब एक टीकाकरण की नीति की आवश्यकता पड़ी, है ना। लेकिन ये जब हम टीकाकरण की नीति को भय से जोड़ेंगे तो दोष का शिकार हो जाएंगे। हमारे यहाँ टीकाकरण की नीति स्नेह और विश्वास पर आधारित है ना, और उनके यहाँ भय और डर के वातावरण पर है, क्योंकि ऋग्वेद में नीति और धर्म के संबंध में भी बात कही गई कि धर्म और नीति का जो उद्गम होता है वो भय नहीं अपितु ज्ञान, विश्वास और स्नेह है। तो हमारे यहाँ नीति का उद्गम अगर ऋग्वेद से हम देखते हैं तो वो स्नेह, ज्ञान और विश्वास पर आधारित है, और उनके यहाँ अगर नीति को देखें तो अगर हम संस्कृति नीति की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। महाभारत में तो नीतियों का भंडार है और नीतियों की बहुत सारी परिभाषा दी गई है, तो लेकिन वो महाभारत के भी सारी नीतियों में आपको स्नेह और विश्वास दिखाई देता है। लेकिन अब मैं ये सारी बातें इस वजह से कह रहा हूं कि मैं अब बात करूंगा एक ऐसी चीज की जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई, और वो उत्तर प्रदेश के आसन्न विधानसभा चुनाव की वजह से उस बात की चर्चा दब गई। नहीं तो वो बहुत ही क्रांतिकारी कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया था, और मैंने उस पर अपना स्तंभ भी दैनिक जागरण में लिखा था, और मैंने इस बात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की, वहां के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा भी की थी कि उत्तर प्रदेश में जो सांस्कृतिक नवोत्थान की बात, आज का जो विषय है हमारा,
वो मैंने लोक और नीति की चर्चा इसलिए की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्ञान, विश्वास और स्नेह के आधार पर एक संस्कृति नीति बनाने की पहल की थी। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी, या हो सकता है बहुतों को मालूम होगी, लेकिन इसकी चर्चा मुझे लगता है कि अपेक्षित चर्चा मीडिया में जितनी होनी चाहिए थी, एक किसी छोटे से नेता के गंदे और भद्दे से बयान की जितनी चर्चा होती है, उससे बहुत ही कम स्थान इस महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम योगी सरकार के उसकी चर्चा हुई। और मेरे लिहाज से तो इस पर राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए थी, विद्वानों को आमंत्रित किया जाना चाहिए था और उसके आधार पर इस नीति को बनाने की बात होनी चाहिए थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लिए एक संस्कृति नीति बनाने की बात की थी। स्वाधीनता के 75 साल बाद जब हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय पर एक इतने बड़े प्रदेश के संस्कृति नीति की बात सोचना, और मेरी जानकारी के मुताबिक संस्कृति नीति का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था। अब मुझे नहीं मालूम है कि उसमें क्या प्रगति है, लेकिन चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संस्कृति नीति पर एक बैठक भी की, उनको प्रेजेंटेशन भी दिया गया। तो ये एक इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि पूरे देश में मेरी जानकारी में अभी तक संस्कृति नीति नहीं है, जबकि जो देश संस्कृति जिसकी इतनी समृद्ध है, जहां हर पल आप देख सकते हैं कि हम लगातार ये बात कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां रही हैं, लेकिन उन भ्रांतियों को, उन आक्रमणों को, ऋषिकेश जी या अखिलेश जी, किसी ने कहा ना कि आक्रांताओं के आक्रमण हुए, लेकिन उसके बाद भी, मैं उस पर आऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने जो मंदिरों को तोड़ा उसकी वजह से पुनरुत्थान की बहुत आवश्यकता है और पुनरुत्थान का कार्य प्रारंभ भी हो गया है। तो मंदिरों का समाज में क्या महत्व था, इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन मैं जिस संस्कृति नीति की बात कर रहा हूं, उसके बनने का वो प्रदेश के नवोत्थान का आधार हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर संस्कृति नीति बनती है तो पुस्तकों को लेकर, सारे अकादमी को लेकर, सारे पुस्तकालयों को लेकर, सारे जितने भी हमारे सांस्कृतिक संस्थान हैं उनको लेकर, जितने भी भाषा संस्थान हैं उनको लेकर, और जितने भी भारतीय भाषाओं, जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय भाषाओं का एक विश्वविद्यालय है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, इन सब को समाहित करते हुए, एक होलिस्टिक अप्रोच कल्चर को लेते हुए अगर बढ़ा जाता है तो सचमुच और ये प्रदेश संस्कृति के नवोत्थान का प्रदेश बन सकता है। और मुझे लगता है कि संस्कृति नीति पर अवश्य काम हो रहा होगा। हम पत्रकारों के साथ समस्या ये होती है कि हम जिस चीज के बारे में नहीं जानते हैं उसको मान लेते हैं कि वो कार्य ठप हो गया है, लेकिन वो कार्य चलता रहता है और हो सकता है उसकी रफ्तार, हो सकता है उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई हो, लेकिन क्योंकि बीच में चुनाव आ गए थे और चुनाव की वजह से अगर संस्कृति नीति में कोई व्यवधान आया, लेकिन इस बात को रेखांकित करना बहुत आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश इस देश का पहला राज्य है, पहला सूबा है, पहला प्रदेश है जिसने एक संस्कृति नीति के बारे में विचार तो किया। और मुझे लगता है कि जब बीजारोपण हो जाता है तो कभी ना कभी वो वृक्ष हमारे सामने पौधा बनता है, पौधे के बाद फिर थोड़ा बड़ा होता है और वृक्ष के रूप में। तो जब हमारे देश में एक संस्कृति नीति की आवश्यकता हो, ऐसे में उत्तर प्रदेश से इस बात की पहल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो अयोध्या, काशी, मथुरा और काशी, मथुरा, अयोध्या, ये 3 स्थान हैं। इसके अलावा विंध्याचल की चर्चा की अभी ऋषिकेश जी ने। तो ये, और इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में कोई ना कोई मंदिर एक वहां है, क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में मंदिरों का बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है, बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है।
मंदिरों से नृत्य और कला का भी गहरा जुड़ाव रहा है। और समाज का मंदिर समाज के सिर्फ पूजा या उपासना का केंद्र नहीं है। मंदिर जो है वो हमारे सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा है। और मंदिरों और मठों की जो मठाधीश शब्द बाद में विकृत होता चला गया और उसका प्रयोग गलत तरीके से होने लगा, लेकिन मठाधीश शब्द की अगर उत्पत्ति तक हम जाएं तो मठ का जो अधिपति होता था वो बहुत ही पावरफुल होता था, बहुत शक्तिशाली होता था। तो आप देखें कि जब मुगल आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उनको ये बात मालूम थी कि वो मंदिरों का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व कितना है। धार्मिक महत्व के अलावा जो मंदिरों का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्ता थी उसका अनुमान उन आक्रांताओं का था। ये अकारण नहीं है, ठीक है कि वो अपने धर्म प्रचार के लिए दूसरे के धर्म पर आक्रमण करते थे, लेकिन मंदिरों की जो सांस्कृतिक और सामाजिक महत्ता थी उसको तोड़कर वो हिंदुओं की आस्था को नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि वो पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी सामाजिक व्यवस्था को और लोगों के संगठित होने के स्थान को ध्वंस कर रहे थे। मुगलों ने जो किया वो मंदिरों के रूप में स्थापित सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्रों को तोड़कर भारतीय समाज की जो ताकत थी, जो एकजुटता थी, उस पर प्रहार किया था उन्होंने। हम धर्म के लिहाज से इस पर बहुत चर्चा होती है, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक अगर उन मंदिरों पर आक्रमण की वजह देखें तो जितना धार्मिक है उससे कम सांस्कृतिक या सामाजिक वजह नहीं है। और उसी तरह से एक संस्कृति दूसरे संस्कृति पर कैसे हावी होती है, अगर मंदिरों पर आक्रमण और मंदिरों की कला पर देखेंगे तो आपको धीरे धीरे आपके ज्ञान चक्षु खुलते चले जाएंगे। और अगर आप देखेंगे तो मुगलों की जो कला थी और जो भारतीय कला उस समय उपलब्ध थी, जो उत्तर प्रदेश के मंदिरों में अब भी आपको दिखाई देगा, उसमें दोनों में अंतर है। उसमें दोनों में यह अंतर है कि मुगल कला का जो केंद्र होता था, मुगल कला का केंद्र बिंदु बादशाह का जीवन और उसकी निजी पसंद हुआ करते थे, जबकि भारतीय कला में लोक की व्याप्ति थी। जो लोक की परिभाषा मैंने अभी बहुत विस्तार से, जनता की जो आकांक्षाएं होती थी, उनके जो स्वप्न होते थे, वो भारतीय कलाओं में न सिर्फ खुलते थे बल्कि खिलते भी थे। तो मुझे लगता है कि और मुगलों ने जो ये काम किया उसको अंग्रेजों ने भी आगे बढ़ाया। अंग्रेजों ने क्या किया कि मंदिरों में जो धन संचय होता था उस पे नजर रखते थे और मंदिरों को वो ये इतिहास की किताबों में है कि अंग्रेजों ने मंदिरों के सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप पर पाबंदी लगाने की कोशिश की और मंदिरों में होने वाले धन संचय पर रोक लगाने की कोशिश भी की गई। तो ये सब चीजें चलती रही। ये इतिहास बताने का मकसद सिर्फ इतना है, उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारी संस्कृति पर, हमारी भाषा पर, हमारे बोलचाल की भाषा पर। और अब देखिए, मुझे महामना याद आ रहे हैं, मैं मतलब थोड़ा भटक रहा हूं, लेकिन हिंदी को लेकर महामना मदन मोहन मालवीय ने प्रयागराज की धरती से ही जो सिंहनाद किया था, जयपुर के अधिवेशन में महात्मा गांधी को लोकतांत्रिक तरीके से भाषा के मसले पर पराजित होना पड़ा। मैंने कई बार इस बात की चर्चा की है कि महात्मा गांधी हिंदी और हिंदुस्तानी का जो झगड़ा था, और महात्मा गांधी पहले तो हिंदी के पक्षधर थे, बाद में वो हिंदुस्तानी के पक्षधर हो गए। इसकी बहुत ऐतिहासिक वजह है, लेकिन महामना के जोर देने पर जब मत विभाजन किया गया तो हिंदी के पक्ष में ज्यादा लोग थे और गांधी को 6 या 8 मतों से पराजय का सामना करना पड़ा था हिंदी और हिंदुस्तानी के सवाल पर। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, जो सांस्कृतिक, जब देश आजाद हुआ 1947 में, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मुठभेड़ कर रहे थे लाल किले की मस्जिद पर, नियति से, ट्रस्ट विद डेस्टिनी जब वो कह रहे थे, नियति से मुठभेड़ कर रहे थे, तो वो दरअसल वहीं से गड़बड़ी शुरू हुई। उन्होंने वो जो भाषण दिया उन्होंने अपना,
स्वाधीन भारत का पहला भाषण किस भाषा में था, इस पर विचार किया जाना चाहिए था। मैं नहीं कहता हूं कि वो हिंदी में ही होता, मेरी अपेक्षा ये है कि वो किसी भी भारतीय भाषा में होता। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू चूंकि साम्यवाद से प्रभावित थे, चूंकि वो वैश्विक जनता को कोई संदेश देना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी एक वैश्विक छवि बनाना चाहते थे, इस लिहाज से उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो भी पश्चिमी शिक्षा थी। और उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रिलीजन और धर्म को एक समझने की भूल कर बैठे थे, और उसी भूल का परिणाम था सोमनाथ मंदिर पर उनके और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में जो सोमनाथ मंदिर को लेकर बहुत ऐतिहासिक टकराहट हुई थी। लेकिन वो टकराहट जो थी, उस टकराहट को मैं दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की टकराहट नहीं मानता। मैं उस टकराहट को भारतीय दृष्टि और विदेशी प्रभाव की जो दृष्टि होती है उसके बीच की टकराहट मानता हूं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो भारतीय लोक और लोक जीवन से उठकर ऊपर आया था, और दूसरा व्यक्ति जो विदेश में पढ़कर आया था, उन्होंने ऐसा किया था। तो अगर आप इस लिहाज से देखेंगे तो आपको वो व्यक्तित्व का टकराहट नहीं था, बल्कि वो दो शिक्षा व्यवस्था की टकराहट थी। और मैं इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात ले आता हूं यहाँ, इस वजह से ले आता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं भी इस बार बहुत सावधानी बरतते हुए जो इस शिक्षा नीति को बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने 103 पेज का जो हिंदी का दस्तावेज है, जो हिंदी में प्रकाशित मेरे पास है, उस पूरे दस्तावेज में कहीं भी हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। वो भाषा भारतीय भाषा अन्य भाषाओं का उल्लेख उसमें है, लेकिन हिंदी जो संज्ञा है उसका प्रयोग इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं नहीं है। कुछ हिंदी के लोग इससे निराश भी हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत ही सुविचारित सुचिंतित एक व्यवस्था दी गई है, ताकि जो अंग्रेजी वालों का एक षड्यंत्र चलता है अन्य भारतीय भाषाओं और हिंदी को आमने सामने खड़ा करने की, उस पर जो है वो चीज सामने आएगी। मुझे याद पड़ता है, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का आरंभ हो रहा था और प्रधानमंत्री जी वहां मौजूद थे, या काशी में जब उनके भव्य और दिव्य और नव्य स्वरूप का उद्घाटन समारोह हो रहा था, और जब मैं वहां देख रहा था तो मुझे याद आ रहा था सोनल मानसिंह जी की एक किताब है, उसमें उनसे किसी ने पूछा था, सोनल मानसिंह जी से पूछा गया था, उसमें उस किताब के लेखक यतीन्द्र मिश्र ने पूछा कि सोनल जी आप पर क्षमा करें, सोनल जी पर जब अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में सोनल जी पर बहुत उन पर जिम्मेदारी भी थी, संगीत नाटक एकेडमी की चेयरमैन भी बनी थी वो, तो बहुत सारे लोगों ने सोनल मानसिंह पर, सोनल मानसिंह पर उस समय सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया था। अब जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया तो वो क्या कहती है, जरा सुनिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सोनल मानसिंह कहती हैं कि मैंने जिस विधा में जीवन गुजारा है, जो गुजारा है वो संस्कृति से उपजा है और नृत्य जैसी महान परंपरा का स्थायी अंग है। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की ज्यादातर नृत्य परंपराएं मंदिर कलाओं के उदाहरण हैं। ये मठ मंदिरों से जन्मी है और उनमें ज्यादातर कार्य व्यवहार देवता के प्रति आभार प्रकट करने में, देवता के प्रति आभार प्रदर्शन के अर्थ में होता आया है। चाहे वो पुराण हो, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो संत साहित्य हो, चाहे वो भजनावली हो, चाहे वो मंदिरों के महात्म का वर्णन करने वाले ग्रंथ हो, वो सारी चीजें आपको नृत्य विधा में दिखाई देती है। और डॉक्टर सोनल मानसिंह कहती हैं कि यही उन्होंने जीवन भर किया है। अब वो प्रश्न उठाती हैं कि अगर भरतनाट्यम या ओडिसी में गीत गोविंद की चर्चा या उसका आदर करने से कोई उनको सांप्रदायिक ठहरा दे तो वो क्या कर सकती हैं। मतलब
हमारे देश में कला और कलाकारों का इतना सरलीकरण और सामान्यीकरण कर दिया जाएगा कि क्या सांप्रदायिक, कोई गीत गोविंद गा लिया तो वो सांप्रदायिक है, किसी ने अगर राम को लेकर तुलसीदास की कुछ चौपाइयां गा दी मानस से उठाकर तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। अब शास्त्रीय, पूरा भारतीय शास्त्रीय संगीत की अगर परंपरा को देखें तो क्या उनके पंक्तियों को देखेंगे तो क्या वो सारे गायक सांप्रदायिक हो जाते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने संस्कृति को परिभाषित करने का स्वतंत्रता के बाद जो जितने भी उपक्रम चलाए वो सब साम्यवादियों के प्रभाव में, उनकी विचारधारा के प्रभाव में एक ऐसे मोड़ पर लेकर चले गए जहां मैंने जो लोक में बातें की, मैंने जो जर्मन और अमेरिकन जिन्होंने लोक को देहाती मान लिया, वैसे लोगों के आधार पर, या जिन्होंने रिलीजन को धर्म मान लिया, उनके आधार पर जब हम अपनी सारी व्याख्याएं करते हैं तो वो कुछ दिखाई नहीं देता। अब आप इस बात की कल्पना कीजिए कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है या जो भारतीय नृत्य परंपरा है उसमें मार्क्सवादी विचार कोई आ सकता है क्या? हमारी कला उसके आधार पर चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। और ये सारी चीजें मंदिरों से निकलकर ही हमारे सामने आई हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम सांस्कृतिक नवोत्थान की बात कर रहे हैं तो मंदिर जितने हैं हमारे, जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम में या जिस तरह से अयोध्या में श्री राम मंदिर की परिकल्पना की गई है और उसको जिस तरह से धर्म के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर पुनर्स्थापित करने की बात की गई है, उससे यह धारणा बहुत दृढ़ होती है कि उत्तर प्रदेश में जो सांस्कृतिक नवोत्थान है, और मुझे अगर ठीक से याद है मुझे तो डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी ने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि ये संक्रमण का काल है और नव उत्थान की ओर बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं तो ये मानता हूं कि संक्रमण से ही नव उत्थान होता है। जब तक वो एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि कियोस जब होता है तो उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इमर्ज करता है। तो जिस तरह से इतने दिनों तक जो सांस्कृतिक चीजें हमारे देश में घटी और जिस तरह से भारतीय लोक, भारतीय साहित्य, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य कला, भारतीय संस्कृति सबको लेकर ये सारी चीजें की गई, उन सब चीजों को निषेध करते हुए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में संस्कृति को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, उससे एक बहुत उम्मीद जगती है। और एक और सबसे बड़ी विडंबना का निषेध उत्तर प्रदेश में मुझे दिखाई दे रहा है, वो है गंगा जमुना संस्कृति का निषेध। ये जो गंगा जमुनी तहजीब या गंगा जमुनी संस्कृति कहा गया है ना, ये स्वाधीनता आंदोलन के बाद का सबसे बड़ा फ्रॉड या सबसे बड़ी विसंगति या सबसे बड़ी, क्या कहते हैं आप इसको, सबसे बड़ा फार्स है। गंगा जमुनी तहजीब में जमुनी तो कहीं दिखाई नहीं देता, गंगा ही गंगा दिखाई देती है। अगर हम भारतीय संविधान के आधार पर भी चलें तो गंगा और जमुना दोनों तो बराबर होना चाहिए। ये एक इस तरह का मिश्रण, और बचपन से बच्चों को, मैं तो अभी बहुत सारे विश्वविद्यालय की पुस्तकों का अध्ययन कर रहा हूं जो कोर्स में पढ़ाए जा रहे हैं। इस सरकार के आए हुए 8 साल हो गए, लेकिन वो अभी तक पुस्तकों को लेकर बहुत काम किया जाना बाकी है। और उत्तर प्रदेश सरकार में भी, अब कल मैं एक छोटा सा उदाहरण आप ही के शहर का दे रहा हूं, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, आज ही हमारे समाचार पत्र में वो प्रकाशित है कि मतलब कितने हल्के में संस्कृति को लिया जाता है कि लेखक श्री राम शर्मा के बारे में एक पाठ्य पुस्तक में छापा गया है और उस श्री राम शर्मा के बारे में जो उनकी तस्वीर छापी गई है वो गायत्री परिवार के पंडित श्री राम शर्मा की छाप दी गई है, और बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है।
अब न शिक्षक उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, न पाठ्य पुस्तक छापने वाला लिखने को जिम्मेदार तैयार है, उत्तरदायित्व लेने को तैयार है। और जब लेखक से पूछा गया तो उसका नाम छपा है पुस्तक के लेखक के बारे में, लेकिन आज जो मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा उसमें लेखक कह रहे हैं कि मुझे तो प्रकाशक ने जो पुस्तक दी उसका मैंने प्रूफ देखकर उनको लौटा दिया। तो संस्कृति कोई इतनी हल्की चीज नहीं है। द कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग है, सरकार भले तुम्हारी आ गई, सिस्टम तो उनका ही चलता है। तो संस्कृति के क्षेत्र में पिछले 75 साल से इतनी भ्रांतियां और इतनी भ्रामक चीजें हमको पढ़ाई गई, हमको बताई गई, उसको हटाकर, जैसे जलकुंभी जकड़ लेता है किसी ठहरे हुए पानी के झील को, तालाब में, उसी तरह हमारी संस्कृति को साम्यवादियों ने जकड़ के रखा हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक तौर पर जो जलकुंभी हमारी संस्कृति को जो साम्यवादी जलकुंभी जकड़े हुए, उसको दूर हटाने का और साफ और निर्मल पानी करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो मैं गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहा हूं, उस बारे में मैं अगर बात करूं तो आप साहित्य में देखिए कि अल्लामा इकबाल, मीर, गालिब, किसी का नाम ले लीजिए, जब तक उनका अनुवाद देवनागरी में नहीं हुआ तब तक क्या वो, जब तक उनके दीवान देवनागरी में नहीं छपे, क्या तब तक वो इतने लोकप्रिय हुए? क्या तब तक उनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ? क्या उन अन्य देश, अन्य वैश्विक भाषाओं में उनका अनुवाद हो पाया? नहीं हो पाया। तो उनकी कीर्ति का रास्ता हिंदी से, मतलब गंगा की ओर से बह के गया। और मैं इस बात को लेकर हैरान होता हूं, मैंने बहुत खोजने का प्रयास किया कि क्या मुक्तिबोध, क्या निराला, क्या मैथिली शरण गुप्त, क्या दिनकर, क्या और जो हमारे कवि हैं, जितने भी, मैथिली शरण गुप्त जी का नाम ले लिया मैंने, पंत जी का नाम ले लिया, हरिवंश राय बच्चन, इन सब लोगों की रचनाएं क्या उर्दू में प्रकाशित हुई? नहीं हुई। तो कौन सी गंगा और कौन सी जमुनी तहजीब? इसी तरह हमें बचपन से एक चीज बताई जाती रही है कि भारत विविध संस्कृतियों का देश है। अब जब सांस्कृतिक नवोत्थान की ओर बढ़ रहा है प्रदेश, तो इस ओर भी ध्यान देना होगा कि ये हमारा देश जो है वो एक संस्कृति वाला देश है, जहां हम विविधता का उत्सव मनाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का, मैंने संस्कृति नीति का ड्राफ्ट नहीं देखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृति नीति में इन सारी चीजों का समावेश अवश्य होगा। और तभी उत्तर प्रदेश जो है, तभी आपका प्रदेश, हमारा प्रदेश, मैं भी उत्तर प्रदेश में ही रहता हूं, तभी हमारा प्रदेश सांस्कृतिक नवोत्थान का प्रदेश बन पाएगा। इसी आशा के साथ, इसी प्रत्याशा में मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि जितना समय मुझे दिया गया था मैं उससे 1 मिनट अधिक बोला हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके लिए तो समय की सीमा निर्धारित नहीं थी, अब ऋषि ने जो कहा हो, लेकिन नहीं, ऋषि जी ने नहीं नहीं, ऋषि सर, जी मैंने ने भी कुछ नहीं नहीं कहा। मैंने ही ऋषि जी से पूछा कि मुझे कितना समय है, तो उन्होंने कहा आमतौर पर हम 35 मिनट देते हैं, लेकिन आप जितनी देर चाहिए उतनी देर बोलिए। तो मैंने अपने को 35 मिनट में। सर, जैसे मैंने कहा था, मेरे शब्दों का ही उल्लेख किया कि हम सांस्कृतिक संक्रमण में हैं। संक्रमण संस्कृति का, सर, मैंने इस संदर्भ में कहा था, वो बड़ा दीर्घकालिक है, वो 712 से जाता है और अद्यतन तक उसकी स्थिति व्याप्त है। और उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, जैसा आपने कहा कि उन्होंने संस्कृति का ड्राफ्ट दिया है, ड्राफ्ट की चर्चा तो हम लोगों ने सुनी थी सर, लेकिन उसका प्रवर्तन होते देख रहे हैं हम। आपने भाषा को, आपने वासुदेव शरण अग्रवाल से लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र तिवारी के संस्कृति के अगाध सौंदर्य बोध का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया। लोक बड़ा विभ्रम वाला शब्द बन गया था, उसकी तार्किकता से उसकी भारतीयता को निर्धारित किया। अद्भुत, अद्भुत है, अविस्मरणीय है, और लाखों लोगों को के चैतन्य को स्पर्श करने वाला है। आपने बड़ी ही, अभी तो मैं समझता हूं कि सर अभी केवल अपना प्रारंभिक ही प्रस्तुत कर रहे थे।
अभी तो एक दीर्घकालिक कविता होती है जो चेतना पर छाए अनेक धुंध को मिला देती है, ऐसी सुंदर कविता, उसका तो अभी मंगलाचरण ही हुआ था। सांस्कृतिक उत्थान के प्रश्न पर मन तो अभी भरा ही नहीं, मन तो आघाता ही नहीं है। अभी आपके पास अनेक ऐसे बिंदु हैं, आगाध पांडित्य है। हमने ये शब्द आपके प्रशंसा में नहीं कहे, हमने वह सब कुछ नैसर्गिक रूप से, शब्द मेरे पास कहाँ, शब्द आते हैं मैं उछाल देता हूँ, लेकिन ये शब्द जो भाषा का प्रश्न आपने उठाया इतनी व्यापकता से, गांधी और महामना का जो अंतर्द्वंद था, ये कितनी बड़ी सूक्ष्मता से आपने पकड़ा। राम का संपूर्ण नायकत्व, राम अगर नायक बने तो तुलसी जैसा गायक था, अगर कृष्ण नायक बने तो सूर जैसा गायक था। वो सब हिंदी से निकलता है, हिंदी को छोड़ करके। और आपने NAP 2020 का जिक्र भी किया और उसकी सूक्ष्मता का भी दर्शन करा दिया कि भारतीय भाषा शब्द का प्रयोग करके उस अंग्रेजी षड्यंत्र के कुचक्र को तोड़ने का, उस विभ्रम को तोड़ने का कितना सूक्ष्म प्रयास है, सदप्रयास है इस भाषा के प्रश्न पर। सर, आपने जितना दिया है उस पर हम क्या बोले, उसका क्या निर्वचन करें, क्या विवेचना करें। केवल अंतस प्रसन्न हो रहा था, केवल अंतस प्रसन्न होता, शब्द शब्द मस्तिष्क में समाहित हो रहे थे, अद्भुत था। और ऐसे कई व्याख्यानों की आवश्यकता है। संस्कृति के प्रश्न पर आप उस धरती के पुत्र हैं जहां से बुद्ध का संदेश गया था, आप उस धरती के पुत्र हैं जिस धरती ने संस्कृति के 4 अध्याय को झंकृत किया था। लेकिन अभी वो प्रश्न आज भी सर बहुत अधूरा है। संस्कृति पर बहुत बात करनी है, बहुत समझाना है, इतना समझाना है कि उसका अभी उसका एक अंश भी नहीं हुआ। वो व्यापक वृत्त है और उस वृत्त को न समझने और समझाने के कारण इतनी बड़ी गुलामी झेलनी पड़ी है। सांस्कृतिक उत्पीड़न, राजनीतिक, आर्थिक सब कुछ झेलना पड़ा है। केवल संस्कृति में वो सामर्थ्य होती है जिससे आज हम जिंदा हैं, घात प्रतिघात के बाद भी जिंदा हैं। वह संस्कृति का ही तत्व है, उसको समझना बहुत आसान है। अभी तो आपने केवल प्रकारांतर से बाहर स्पर्श भर किया है, स्पर्श के उस बिंदु पर आप महल खड़ा करेंगे। अभी कई आख्यानों की आवश्यकता है और वास्तव में इसी पर समझाने की आवश्यकता थी। जब देश मौन था, जब देश कितनी गुलामी की साया में अपना जीवन व्यतीत कर रहा, तो मंदिर की उन्हीं मूर्तियों ने इस देश की रक्षा की थी, उन भग्नावशेषों ने देश की रक्षा की थी। क्योंकि संस्कृति वही सुरक्षित होती है क्योंकि वो सामाजिक सद्भाव, समरसता और सामाजिक जीवन को बांधने का कार्य होता था। आपने कहा किस तरह नागर और ग्राम संस्कृति से जो लोक की परंपरा को अद्भुत तरीके से जोड़ा और लोक को मुखरित किया। अभी लोक शब्द विभ्रम का शिकार है। इस पर तो एक आधिकारिक, कम साम्यवादियों का एक लोक शब्द पर आधिकारिक प्रभाव है। वो कहते हैं कि हमारा ये बौद्धिक हमारी संपदा है, उसका आपने कितना भंजन किया है। अभी कितने भंजन की आवश्यकता है। आपके कितने लेख अभी दैनिक जागरण और हिंदी में प्रकाशित होंगे। हिंदी ही राष्ट्र का स्पंदन है, हिंदी ही राष्ट्र का जागरण है। और उत्तर प्रदेश की सरकार इस विषय में कर रही है। तुलसी सम्मान 5 लाख रुपए हो गया, कबीर सम्मान 5 लाख रुपए हो गया, गोरखनाथ पर जो आध्यात्मिक पुरस्कार है 5 लाख रुपए हो गया। ये पूज्य योगी जी ने सांस्कृतिक उत्थान पर क्रियान्वयन किया है। ड्राफ्ट तो जो सर हो, लेकिन भाषा का केंद्र उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हिंदुस्तानी एकेडमी है, उस पे अच्छी खासी धनराशि दे करके उस पे लोक भाषाओं के प्रश्न को जागृत किया है। और जब लोक जागृत होता है तभी हमारी हिंदी और अनन्य भाषाओं का जागरण होगा। हिंदी तो संपर्क की भाषा है, आपकी भाषा मागधी होगी, भोजपुरी होगी, उसी की मौलिकता का स्वरूप अभिव्यक्ति पाता है हिंदी में। और हिंदी के बिना इस राष्ट्र का उत्थान हो ही नहीं सकता, जागरण हो ही नहीं सकता। आज के जो 2 नायक हैं, मैं कहूं धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला जाता, 2 नायक इस समय है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूज्य योगी जी। 2 नायक एक इस ऐसे समय मिले हैं, यह सुयोग है कि राष्ट्र को दिशा दे रहे हैं। सांस्कृतिक उत्थान का प्रदेश अगर बन रहा है
तो वह योगी जी के कारण हुआ है। सारे विंध्याचल, और सर मैं बताऊं, जिस नगर में मैं रहता हूं, जहां मैं पढ़ाता हूं, यह नगर पूरी तरह संस्कृतिमय हो गया है। उसका पूज्य योगी जी, मैं जिस सड़क पर जाता हूँ, सड़कें चौड़ी हैं, कहीं शंकर के चित्र हैं, कहीं राम के चित्र हैं, कहीं कृष्ण के चित्र हैं, कहीं महर्षि भारद्वाज के चित्र हैं, देश के ऋषियों का चित्र पूरे शहर में अंकित है। यह श्रेय जाता है तो पूज्य योगी जी का। संस्कृति बहुत सूक्ष्म होती है, और आप जैसा विद्वान अध्येता ही उस सूक्ष्मता को समझ सकता है, उसका निर्वचन कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, सरल शब्दों में लोगों तक संप्रेषित कर सकता है। और आज हम लोग धन्य हैं लोक पहल कि योगी जी के उस विराट व्यक्तित्व और स्वरूप को, जो अपना सांस्कृतिक आकार और स्वरूप ग्रहण कर लिया है, उस पर अपनी केवल और केवल प्रारंभिकी प्रस्तुत की है। आप में वो सामर्थ्य और क्षमता है कि कई आख्यानों की आवश्यकता है और कई लेखों की आवश्यकता है। सर जो अंग्रेजी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आए हैं, वो भी इस संस्कृति के तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। नेहरू का विभ्रम, और नेहरू का आपने कहा कितनी सूक्ष्मता से दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी के लिए निर्बाध आपने कहा कि उस मस्जिद से जो घोषणा हुई थी, मध्य रात्रि को नियति का मिलन, यह जो सामर्थ्य है एक संस्कृति निष्ठ व्यक्तित्व को ही आ सकता है, जिसमें ऋग्वेद, जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उसके समापन को जो हम उपनिषद कहते हैं, जिसे हम वेदांत कहते हैं, उससे चलने वाली वो कुबेर नाथ राय का लालित्य हो, डॉक्टर विवेकी राय का लालित्य हो, इस तब समझ में आता है इस देश की संस्कृति सभ्यता। हजारी प्रसाद द्विवेदी का की विचार श्रृंखला हो, रामचंद्र तिवारी का लोक को समझने की सामर्थ्य हो, तब इस देश का सांस्कृतिक जागरण होगा। आपको अभी बहुत कुछ देना है सर, क्योंकि वास्तव में अगर विद्वत्ता के क्षेत्र में ही संक्रमण है, सबसे ज्यादा संस्कृति बोध का ही अभाव है। अगर संस्कृति बोध होता तो इस देश को विभ्रम और भ्रम का भंजन नहीं, भ्रम के भंजन का शिकार नहीं होना पड़ता। हम भ्रम भंजन करने में सफल होते, क्योंकि सांस्कृतिक ज्ञान हमारा अधूरा है। संस्कृति का सौंदर्य बोध ही हमें ज्ञात नहीं है, उसका संज्ञान लेना है। और आप जैसे महिषी विद्वान मनीषी लोग ही इसके जागरण में, और आपके अनुयायी श्रृंखला में हम लोग जो सीखते हैं, समझते हैं, ऐसे ही लोक पहल के अनेक कार्यकर्ताओं के द्वारा आपकी आवाज जब जाएगी, जन जन में जाएगी, जन जन में गूंजेगी, उनके हृदय, उनके मन को स्पंदित करेगी, तब सांस्कृतिक जागरण का प्रदेश बनेगा उत्तर प्रदेश। और वास्तव में उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे राष्ट्र को सांस्कृतिक जागरण की आवश्यकता है। तभी कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक हम भारत की सार्वदेशिकता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर सकते हैं। सर इसी सांस्कृतिक बोध की, कहीं भूपेन हजारिका का सौंदर्य बोध होगा तब संस्कृति होगी, कहीं असमिया होगा, कहीं कुरूप का मलयालम होगा, तब इस देश की संस्कृति का निर्माण होगा। भाषा का प्रश्न बहुत जटिल प्रश्न है और बहुत बृहद प्रश्न है, और उसे संस्कृति से ही जाना जा सकता है। आपके अद्भुत, अविस्मरणीय और मंत्र मुग्ध कर देने वाले इस पाठ्य के लिए, उस उद्बोधन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और मैं पुनः ऋषिकेश को माइक देता हूं कि सर का औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करें। अखिलेश जी, मैं आदरणीय आनंद विजय जी को नमस्कार करता हूं। और संतोष जी, भाई साहब, बहुत ही अच्छा आपका उद्बोधन था, और बड़ा ही हम लोगों को तो काफी नई नई चीजें सुनने को मिली इसमें। आपने जितने अच्छे ढंग से लोक शब्द को डिफाइन किया, और इसके साथ हमारी जो एक अवधारणा गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के बनी हुई थी, चर्चा होती थी, लेकिन आपने जो फैक्ट रखे, गंगा जमुनी तहजीब कैसे हम उसको एक्सेप्ट करें, ये एक अच्छा विषय आपने दिया, जिसपे हम लोग अब इस पे और अच्छे से हम लोग विचार करेंगे, और आगे आपको सुनने के लिए चाहेंगे कि आपका समय लें और इसको और विस्तार से हम लोग जाने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद दूंगा, और बड़ा अच्छा लगा। मैं चूंकि ट्रेवल में हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, लेकिन पूरा मैं सुना, बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर। आपका परिचय संतोष सर का मैंने बता दिया। बीएचयू के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और हमारे गार्जियन हैं, हमारे कर्ता हैं लोक पहल। सर आपने जो बौद्धिक षड्यंत्र गंगा यमुनी तहजीब की बात की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बौद्धिक षड्यंत्र है
एक नैरेटिव सेट किया गया था इस देश को बर्बाद करने का, और कोई गंगा जमुनी तहजीब नहीं है। वो राम की मर्यादा, कृष्ण के विवेक और शंकर के मानस में उसकी अभिव्यक्ति होती है। केवल एक संस्कृति है जिस विविधता को समाहित करने का सामर्थ्य है, उसी का नाम भारत की संस्कृति है। मैं अब ऋषिकेश सिंह को आमंत्रित करता हूं कि ऋषि जी सर का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। ऋषि। बहुत बहुत आभार सर। दरअसल सर का धन्यवाद ज्ञापन तो 2 से 3 बार आप लोगों ने सर कर ही दिया है, और मेरे में उतनी क्षमता नहीं है कि मैं सर का विधिवत धन्यवाद ज्ञापन कर सकूं। लेकिन ये बात जरूर है कि एक श्रोता के तौर पर सर का वक्तव्य न केवल मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, बल्कि इतना बहुआयामी, सारपूर्ण और प्रगल्भ था कि ये आने वाले समय में, जैसा सर आपने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है कि आने वाले समय में लोगों के मन पर जो भी धुंध जमी हुई है, खास करके, या फिर जो विभ्रम की स्थिति है लोक को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, वो इस वक्तव्य से जरूर, उसमें जरूर छटाव की स्थिति जो है वो होगी, जरूर उसका अपरदन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल आपने सर सही कहा कि ये प्रारंभिकी है। सर ने जो वक्तव्य दिया है ये उसकी प्रारंभिकी है, ये उसकी एक प्रस्तावना मात्र है, एक भूमिका मात्र है। अभी तो इसके ऊपर कई सारे अध्याय लिखे जाने बाकी हैं। और मैं तो एक विद्यार्थी के तौर पर, एक वक्ता के तौर और एक श्रोता के तौर पर मैं बहुत ही मतलब मंत्रमुग्ध होने के साथ साथ बड़ी ही चीजें मैंने नोट कर ली हैं सर के इस वक्तव्य में से, कि आने वाले समय में कभी कुछ इस संस्कृति के विषय पर अपनी बात कहनी हुई तो कुछ नई बातें, कुछ नए विचार, कुछ नए आयाम जो रखे जा सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर ने बड़े अच्छे तरीके से लोक और फोक के अंतर को बताया, कि किस तरीके से जर्मनी और अमेरिका में ने इसकी अवधारणा को किस तरीके से विकृत किया है, उसमें ग्रियर्सन की क्या भूमिका रही। उन्होंने एक साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और वर्नाकुलर कहा यहाँ पे देहाती, जो एक कंट्री और वर्नाकुलर को लेकर के, एक फोक को लेकर के जो लोक की वास्तविक अवधारणा रही है, जो यहाँ पर जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कला और संस्कृति नामक किताब में, या हजारी जी ने तमाम जो लोक संबंधी अपने लेखों में लिखा, उसको किस तरीके से विकृत करने की कोशिश औपनिवेशिक मानसिकता में की गई। सर ने बड़े डिटेल से, और तमाम बातें, मैं उन बातों पर अब फिर से दोहराने का काम नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर है कि किस तरीके से जो लगातार हमारी संस्कृति को के तमाम पक्षों को तोड़ करके उसको पतनशील रूप दे करके उसको विस्मृत करने का प्रयास। क्योंकि मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया था कि जो सांस्कृतिक विरासत, अगर किसी भी संस्कृति की अस्मिता को नष्ट करना हो तो उसकी विरासत को नष्ट कर दिया जाए, अगर उसे विस्मृत करना हो तो सांस्कृतिक विरासतों को आप जो है वो नष्ट कीजिए। तो सर ने इस षड्यंत्र को किस तरीके से अंजाम दिया, उसको क्रमशः वैदिक काल से लेकर के जो मध्यकाल तक की सारी चीज रही, उसको बड़े ही डिटेल से बताया है सर ने। मैं अब बहुत अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सर का वक्तव्य आज हम लोगों के मानस को झंकृत करने वाला था, और इस बहुआयामी वक्तव्य के लिए, इस सारगर्भित और ओजस्वी वक्तव्य के लिए मैं लोकपहल मंच की तरफ से सर का हृदय तल से जो है आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ में इस मंच को ये मूर्त रूप देने में जितने भी हमारे वरिष्ठ संरक्षक और संयोजकों का जो योगदान रहा है, उस रूप में मैं डॉक्टर वीके सिंह सर, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सर, डॉक्टर आलोक चौहान सर, और इसी कड़ी में बाबूलाल आर्य सर, और गिरीश चंद्र त्रिपाठी सर, डॉक्टर अविनाश पाथर्डीकर सर, अपने सभी वरिष्ठ संरक्षकों, मार्गदर्शकों का मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ साथ हमेशा से सुंदर न केवल संचालन बल्कि साथ साथ में एक मार्गदर्शन, पूरे कार्यक्रम का संचालन किस तरीके से बेहतर ढंग से हो सके, इसकी सुनिश्चितता करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं, और डॉक्टर आयुष सर का, जो कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का डिजिटली जो है बड़े अच्छे तरीके से समायोजन करते हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आने वाले समय में इस कार्यक्रम को सुनने वाले अपने सभी श्रोताओं का भी मैं हृदय तल से आभार करता हूं। सभी का एक बार फिर से आभार और धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि। और सर का अद्भुत पाठ्य प्राप्त हुआ, वो सूत्रवत था, मंत्रवत था, उसे हम हृदयंगम करेंगे और लाखों लोगों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। और सर से मेरा विनम्र आग्रह और निवेदन होगा कि सर अभी कई अध्याय बाकी हैं जो उसकी आपको पूरा करना है, तभी इस देश में सांस्कृतिक जागरण होगा। इसी क्षेत्र में हम पिछड़े हैं, तभी हमारी इतनी बड़ी स्वतंत्रता का दौर रहा है, बहुत दीर्घकालिक रहा है। अब उसमें एक नव उन्मेष हो रहा है, एक सूर्योदय हो रहा है, और आप ही जैसे मनीषी विद्वान इस सूर्योदय को और प्रखर और प्रदीप्त कर सकते हैं। आपके इस महत्वपूर्ण पाठ्य के लिए, बिल्कुल मंत्रवत सूत्रवत इस पाठ्य के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आयुष जी जो तकनीकी संचालन कर रहे हैं, उनसे हृदय से आभार। और संतोष सर लगातार जुड़ करके हमारी गति को प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं, इसलिए संतोष सर को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर से मैं आग्रह करूंगा कि जब जब लोग पहल आपको आमंत्रित करें, सर हमारे विनम्र निवेदन को स्वीकार करेंगे, हमारे बीच आएंगे और सांस्कृतिक जागरण को एक नव चेतना प्रदान करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार सर, हम लोग मंत्रमुग्ध हैं और नैसर्गिक रूप से हम आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम खुद आत्म प्रवंचना के शिकार नहीं होना चाहते हैं। लेकिन जो था आज मृगमराल पढ़ने जैसा अनुभव था, आज पढ़ने जैसा अनुभव था डॉक्टर विवेकी राय का नया गाँवनामा, अद्भुत था, अविस्मरणीय। आपको बार बार हृदय से आभार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत धन्यवाद। जी सर, आनंद विजय सर सादर प्रणाम सर। सर सादर प्रणाम। संतोष सर सादर प्रणाम। संतोष सर सादर प्रणाम सर। अखिलेश सर सादर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर आज बिल्कुल आप गति के मूड में हैं और लोक पहल को बहुत आगे ले जाने की